तो हम बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर एंड यूनियन एंड टेरिटरीज के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हमारा जो सीरीज है भाई, ये पॉलिटी को पूरा पूरा कवर करने की बात कर रहे हैं हम एमसीक्यूज से। और एमसीक्यूज से ही क्यों कवर कर रहे हैं यार? बिकॉज एमसीक्यूज से ही चीज़ें दिमाग में रहती है लॉन्ग टर्म के लिए, पॉइंटर्स के फॉर्म में याद रहते हैं। बिकॉज हमारा जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ पे चीज़ें जो होती है ना, पैराग्राफ में स्टोर नहीं होती, पॉइंट्स में स्टोर होती है। और हम पॉइंट्स में ही क्वेश्चन बना रहे हैं, तो ये ज़्यादा दिन तक, ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक हमारे दिमाग में रहेगी, है ना। और यही जरूरी है, बिकॉज आप एग्जाम के 10 दिन पहले पॉलिटी रिवाइज नहीं कर सकते, इकोनॉमिक्स रिवाइज नहीं कर सकते, मॉडर्न हिस्ट्री जो कि बेसिक पॉइंटर्स जो हैं वो आप रिवाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको क्वेश्चंस बनाने हैं भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, है ना। क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब बनाने हैं, वो हम कर रहे हैं यार। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस सही है गलत है, उसके हिसाब से कौन कौन से एक्सप्लेनेशन जो कि जरूरी है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर से बात करेंगे यहाँ पे, एंड यूनियन एंड टेरिटरीज के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है यार? विद रेफरेंस टू इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया? विद रेफरेंस टू इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन फेडरेशन इज अ यूनियन ऑफ स्टेट एज इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ द एग्रीमेंट अमॉन्ग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। क्या इंडिया का जो फेडरेशन है वो यूनियन ऑफ स्टेट है भाई? बिल्कुल सही बात है। अंबेडकर जी ने कहा कि इंडिया के अंदर जो स्टेट हैं वो एक फेडरेशन को आप यूनियन ऑफ स्टेट बोल सकते हो। बिकॉज हमारे यहाँ जो सपोज करो अमेरिका में क्या हुआ, जो 13 कॉलोनीज थे वो आपस में एग्रीमेंट बनाया उन्होंने और एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बनाया, है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, बट इंडिया के अंदर सर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। सो इंडियन फेडरेशन इज नथिंग बट अ यूनियन ऑफ स्टेट। अमेरिका इज अ फेडरेशन। The state have no right to secede from the federation as it is an indestructible union। देखो इंडिया के अंदर बात करनी है अपने को, यूनियन ऑफ स्टेट, इंडिया की बात करनी है। जो स्टेट्स हैं दे हैव नो राइट टू secede फ्रॉम द फेडरेशन एज इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। बिल्कुल सही बात है यार। इंडिया के अंदर हमने बात की है कि जो यूनियन है वो कैसा है, इनडिस्ट्रक्टेबल है। मैंने एक चार्ट बनाया था वहाँ पे, वो भी हम यहाँ बनाता हूँ भाई, पिछले बार बनाया था फिर भी, ठीक है ना। यूनियन की बात करेंगे, स्टेट की बात करेंगे, इंडिया के अंदर एंड यूएसए के अंदर। इंडिया के अंदर यूनियन कैसा है भाई? इनडिस्ट्रक्टेबल। ठीक है, स्टेट कैसे हैं? डिस्ट्रक्टेबल। डिस्ट्रक्टेबल इन द सेंस कि स्टेट का नाम बदल सकते हैं, स्टेट के बाउंड्रीज बदल सकते हैं, स्टेट का रीजन टेरिटरी बदल सकते हैं, एरिया बदल सकते हैं। बट यूएसए के अंदर आप ना ही यूनियन को बदल सकते हो, है ना, ना ही स्टेट को बदल सकते हो। सो वहाँ पे दोनों इनडिस्ट्रक्टेबल है। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द एरिया ऑफ द स्टेट और अल्टर द बाउंड्री ऑफ एक्जिस्टिंग स्टेट ओनली आफ्टर गेटिंग कंसेंट फ्रॉम द कंसर्न्ड स्टेट। देखो भाई, मैंने बताया था कि जो इंडिया है वहाँ पे जो स्टेट्स हैं वो कैसे हैं, इनडिस्ट्रक्टेबल हैं कि डिस्ट्रक्टेबल है? दे आर डिस्ट्रक्टेबल। और स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है मतलब उनके बिना पूछे, है ना, यूनियन जो है स्टेट से बिना पूछे उनका नाम, उनका बाउंड्री, उनका एरिया अल्टर कर सकती है। ऐसा कहाँ पे लिखा हुआ है? आर्टिकल 3 के अंदर लिखा हुआ है। सो दिस इज इनकरेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अ स्टेट इन इंडिया। के कॉन्स्टिट्यूशन टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की गारंटी करती है? नहीं गारंटी करती भाई, बिकॉज खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने ये बोला कि द पार्लियामेंट हैज द पावर टू रिड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो भाई, इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल 3, 3 क्वेश्चन आर्टिकल 3 के ऊपर ही है। A bill for diminising the area of any state can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the concerned state governor। क्या स्टेट गवर्नर का रिकमेंडेशन जरूरी है भाई? कोई भी बिल जो कि बात करता है कि हमको क्या करना है, अल्टर करना है ना, यहाँ पे रिकमेंडेशन तो जरूरी है, बट रिकमेंडेशन ऑफ नॉट द स्टेट गवर्नर बट द प्रेसिडेंट। ओके, अगर किसी भी स्टेट के एरिया को अल्टर करना है, मतलब बढ़ाना है, छोटा करना है, बाउंड्री को चेंज करना है, फिर नेम को चेंज करना है, तो हाँ, अगर बिल पास करना है पार्लियामेंट के अंदर तो रिकमेंडेशन की जरूरत है, बट वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन की जरूरत है। प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द बिल फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ अ स्टेट टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर
फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट इसको स्टेट लेजिस्लेचर में रेफर करता है, बट इसकी जो व्यूज हैं वो बाइंडिंग नहीं है भाई, ठीक है। The president is bound by the view of the state legislature if the view are received in time। ना भाई ना, it is not bound, मैंने बोला ना it is not bound, so this is incorrect, ठीक है। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है यार, करेक्ट क्या है यहाँ पे, सी पर सिर्फ सेकेंड इज करेक्ट ना, सी पर सिर्फ सेकेंड इज करेक्ट ना, आंसर हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी इन इंडिया। हमको स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमिटी की बात करनी है। द JVP कमिटी रिजेक्टेड लैंग्वेज एज अ बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। तो सबसे पहले तो हमारे पास कौन सी कमिटी बनी थी भाई, है ना, JVP कमिटी बनी थी क्या ना, सबसे पहले धर कमिटी बनी थी, उसके बाद JVP, ठीक है, और उसके बाद फजल अली, ये तीनों याद रखना, ठीक है। पहले धर कमेटी बनी थी भाई, ठीक है, ये 1948 के जून में बनी थी, इंपॉर्टेंट है ये डेट। उसके बाद दिसंबर में बना था 1948 में ये, और फजल अली बना था 1953 में। देखो धर कमेटी ने क्या बोला, इसने बोला कि हाँ लिंग्विस्टिक बेसिक, जो लिंग्विस्टिक बेसिस है ना उसके हिसाब से हम ना करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे ज़्यादा ध्यान दें हम, लिंग्विस्टिक बेसिस के बजाय, ये बोला धर कमेटी ने। बट JVP कमेटी ने क्या बोला, इसमें लैंग्वेज के बेसिस में हम जो बनाएंगे उसको रिजेक्ट कर दिया, लैंग्वेज के बेसिस में बनाना इसने रिजेक्ट कर दिया, ओके। उसके बाद फजल अली बना, फजल अली कमेटी ने क्या किया, इसने एक्सेप्ट कर लिया लैंग्वेज को एज अ क्राइटेरिया, बट नॉट ओनली लैंग्वेज, ठीक है ना, बट सीखा है इसने लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ लैंग्वेज की बेसिस से बना सकते हैं, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट जो था वो हटा दिया, वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा बोला फजल अली ने। तो ये तीन चीज़ें थी भाई, अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। JVP कमिटी रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। JVP कमेटी ने लैंग्वेज को रिजेक्ट कर दिया क्या, एज अ बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही बात है यार। धर कमीशन रिकमेंडेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये भी सही बात है। फजल अली कमीशन एक्सेप्टेड लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, ये भी सही बात है। लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर लिया एज अ बेसिस, बट नॉट ओनली द लैंग्वेज, ठीक है, वन नेशन वन लैंग्वेज को इसने एक्सेप्ट नहीं किया। लैंग्वेज को हाँ ले सकते हैं, कंसिडरेशन कर सकते हैं, बट हाँ वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो करेक्ट हमारे पास D हो जाएगा, सारे के सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो याद रख लेना भाई तरीका क्या है, जे देखो DJ ब्रावो होता है तो DJ फाफ डुप्लेसी, ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करनी है। द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज क्लियरली डिफाइंड। देखो भाई क्लियरली डिफाइंड है क्या कोई भी चीज़, ना क्लियरली डिफाइंड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला इन द केशव भारती केस कि हाँ भाई हम समय दर समय हम बताते जाएंगे कि हाँ बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है क्या। सो इट इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड। Harmony and balance between directive principles and fundamental duties is one of the element of the basic structure. No, it is harmony and balance between fundamental rights and DPSP. So ये फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच में एक बैलेंस बनाना है। और याद रखना भाई एक बैलेंस की बात ये कहाँ पे और की गई थी, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP के बीच में एक बैलेंस बना के चलना इज अ बेडरॉक, है ना। बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP इज बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेसी या फिर बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे पास मिनर्वा मिल केस में भी बोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, कोई सा भी करेक्ट नहीं है भाई, आंसर हो जाएगा 5 का D। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग, यूनियन ऑफ इंडिया इज अ वाइडर टर्म देन टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया से यूनियन ऑफ इंडिया बड़ा टर्म है क्या। देखो भाई ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर
टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आता है भाई? टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर क्या क्या आता है? स्टेट्स आते हैं, यूनियन टेरिटरीज आते हैं और एक्वायर्ड टेरिटरीज आते हैं। तो देखो ये हो गया टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसके अंदर क्या आता है ना, जो यूनियन ऑफ इंडिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आते हैं, ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स आते हैं। तो जो टेरिटरी वाला टर्म है उसमें टेरिटरीज भी आ रहे हैं, टेरिटरी वाला टर्म है उसमें टेरिटरीज भी आ रहे हैं। दैट्स व्हाई टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ लार्जर एक्सप्रेशन, अ वाइडर टर्म, सो दिस इज इनकरेक्ट। टेरिटरी इज अ वाइडर एक्सप्रेशन देन यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज यूनियन ऑफ इंडिया में ओनली स्टेट्स आ रहे हैं। टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड ओनली स्टेट्स ना, यूनियन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स। जो टेरिटरी ऑफ इंडिया उसमें टेरिटरी वाली चीज़ें भी आएंगी। आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू एडमिट न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही बात है भाई। आर्टिकल 2 जो है ये नए स्टेट्स बनाने की बात करता है, और जो नए स्टेट्स हैं उनको इंडिया के यूनियन के अंदर, मतलब स्टेट्स के जो एग्जिस्टेंस है उसके अंदर जोड़ने की बात करता है। सो दिस इज करेक्ट। आर्टिकल 3 तो बात करता है हम अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाउंड्री को, नेम को ऑफ द स्टेट सिंपल मेजोरिटी से। बट आर्टिकल 2 जो है किसी और स्टेट को अगर इंडिया के अंदर मिलाना है, बाहर के स्टेट्स को, ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टिकल 2 डील करता है। और इंडिया के अंदर जो स्टेट है, इंडिया के अंदर जो स्टेट है इसकी बाउंड्री को बढ़ाना है, छोटा करना, तो ये आर्टिकल 3 डील करता है। दोनों में डिफरेंस याद रख लेना, ठीक है। करेक्ट हमसे पूछा, कट जाएगा C3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। बिल्कुल सही बात है यार, इंडिया या फिर अदर कंट्रीज के बीच में अगर हमको बाउंड्री को सेटलमेंट करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा जो बैरी बारी यूनियन के केस में ना, सेटलमेंट के केस में हमारे पास क्या हुआ था, बैरू बारी यूनियन के केस में क्या हुआ था, इंडिया की कुछ टेरिटरी हमने दूसरे देश को दी, दूसरे देश की कुछ टेरिटरी हमने अपने ले ली। तो ये एक तरह से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है। बट एक चीज़ को समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है भाई, बाउंड्री डिस्प्यूट है, सपोज करो यहाँ पे ये बाउंड्री है, यहाँ पे हमने बोला कि ये अपना है वो उसका है, हमने बोला ये नदी पार हो रही है, यहाँ से आपका है, सपोज करो ये हमने बोला नेपाल का है, ये इंडिया का है, ठीक है। तो अगर बाउंड्री डिस्प्यूट हमने बोला कि आपस में हमने समझौता करके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से भाई ले जा, मतलब ले जा, मतलब अगर हमने अपना टेरिटरी उनको दिया फिर उनका टेरिटरी हमारा लिया तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। बट अगर हमने बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल किया बातचीत से कि ये जो ज़मीन है देखो भाई ये नदी यहाँ पे चल रही है तो इतना ज़मीन तुम्हारा है, इतना ज़मीन हमारा है, तो ये बाउंड्री डिस्प्यूट जो सेटल कर रहे हैं तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो जब ससीड कर रहे हैं, हमारा टेरिटरी किसी और को दे रहे हैं या फिर किसी और टेरिटरी हमारा ले रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीसीड टू द फॉरेन कंट्री विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ना भाई ना, हमारे जब टेरिटरी को हम किसी और को दे रहे हैं, जैसे कि बैरी बारी यूनियन के केस में हुआ, बांग्लादेश के अंदर हमने बांग्लादेश से कुछ टेरिटरीज को लिया और हमने दिया, तो बांग्लादेश का अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 115 नंबर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, है ना, 2015 के अंदर, जिसमें हमने अपना टेरिटरी उनको कुछ दे दिया था और उनका टेरिटरी कुछ हमने ले लिया था। तो अगर सीसीड करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है, बट सेटल करना है बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत है क्या, नहीं है। अगर हमको क्या करना है, सीसीड करना है तो जरूरत है क्या, बिल्कुल है। पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कवर सेशन और सेशन ऑफ द इंडियन टेरिटरी टू अ फॉरेन कंट्री। ना भाई ना, आर्टिकल 3 जो है वो अलग है, बिकॉज आर्टिकल 3 में हमारे पास सिंपल मेजोरिटी के अंदर मैंने बात की थी कि सिंपल मेजोरिटी से तुम क्या कर सकते हो, इंडिया के अंदर सपोज करो कोई स्टेट है उसकी बाउंड्री को छोटा बड़ा नाम चेंज कर सकते हो, है ना, सिंपल मेजोरिटी से। इसके अंदर ये कवर नहीं होता कि आप अपनी टेरिटरी किसी और को दे दो, बिकॉज आपको अगर अपनी टेरिटरी किसी और को देनी है तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड स्पेशल मेजोरिटी। इनकट हमसे पूछा गया है भाई, इनकट तो यहाँ पे कौन है भाई, इनकट सारे के सारे हैं, आंसर हो जाएगा D 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद रेफरेंस टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन अरेंज द लैंडमार्क केसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट। ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बना था,
है ना, कैसे बना था, उसके लैंडमार्क कैसे, सब कुछ उसको हमको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ था, शंकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ था यार। ठीक है, उसके बाद अब शंकरी प्रसाद केस में क्या हुआ था कि पार्लियामेंट को जो पावर है टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, क्या ये जो पावर है, क्या ये इंक्लूड करता है पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ये पूछा जा रहा था वहां पे। उसके बाद गोलकनाथ केस कब हुआ था, 1967 में हुआ था। इसने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स है इट कैन नॉट बी अमेंड बाय द पार्लियामेंट। ओके, तो इसने बोला फंडामेंटल राइट ज़्यादा ऊपर है एज कंपेयर टू आर्टिकल 368, जो कि बोलता है कि आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते। शंकरी प्रसाद में क्या बोला कि फंडामेंटल राइट्स से बड़ा है आर्टिकल 368, आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, है ना। गोलकनाथ केस में बोला कि फंडामेंटल राइट्स को आप क्या नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को आप क्या नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। अगर इसको अमेंड करना है तो आपको न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की थी इसने। ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि बहुत जगह मिस हो जाता है ये। मिनर्वा मिल केस मैंने बोला भाई 1950 के अंदर हुआ था। एंड मिनर्वा मिल केस में क्या बोला गया था, आपको ये पता होना चाहिए कि इसने बोला कि जजमेंट क्लियर कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड नॉट पार्लियामेंट। ठीक है, इसने बोला कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट। केशवानंद भारती ने सबको पता है भाई 1973 का ये केस है जहां पे हमने बोला बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसने बोला कि सुप्रीम जब आर्टिकल 368 है ना, वो क्या कर सकता है, किसी पार्ट को अमेंड कर सकता है एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर, है ना। फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है वो हम समय के साथ बताते जाएंगे। ठीक है, अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और एक और चीज के लिए फेमस है मिनर्वा मिल केस, मैंने बताया था इट फॉर्म अ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इनके बीच में एक बैलेंस बना के चलना है, इसकी बात की थी भाई किसने, मिनर्वा मिल केस ने। ये हमको ध्यान में रखना है। तो अरेंज करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले 2 फिर 1 फिर 4 फिर 3, 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 9 है विद रेफरेंस टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात किसकी करनी है भाई, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करनी है। The term basic structure was added to the constitution after the landmark केशवानंद भारती केस। देखो भाई, क्या ये जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो टर्म है अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्टेड है क्या, ना कहीं भी मेंशन नहीं है भाई ये टर्म का, बस उसने बोला कि ऐसा कुछ चीज होता है। The Supreme Court has the power to declare any law unconstitutional if it finds that law violate the basic structure of the constitution। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि हमने जो एनजैक के केस में देखा, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी की तरह से वो बेसिक स्ट्रक्चर जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उसको ये वायलेट कर रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। करेक्ट हमसे पूछा गया है, कट जाएगा B2 ओनली, है ना। एनजैक जो था 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014 के अंदर ये आया था। क्वेश्चन नंबर 10 है विच फीचर आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इनमें से कौन कौन से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, हमसे ये पूछा गया है। डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, क्या ये एक तरह से बेसिक स्ट्रक्चर का फॉर्म है, पार्ट है भाई, बिल्कुल सही बात है। हार्मोनी एंड बैलेंस बिटवीन डीपीएसपीज एंड फंडामेंटल राइट्स, बिल्कुल सही बात है, जो कि मिनर्वा मिल केस में 1980 में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। जुडिशियल रिव्यू पावर जो है ना, टू रिव्यू एनी ऑफ द लेजिस्लेचर, ये भी सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का एक तरह से ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। रूल ऑफ लॉ इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। फेडरल कैरेक्टर जो है वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। एंड फेडरल कैरेक्टर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ये किस केस में बोला था भाई, SR बम्बई केस में कहा था। डीपीएसपी के बीच में बैलेंस करना है, ये मिनर्वा मिल केस में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। ओके,
तो करेक्ट तो सारे हैं भाई, आंसर हो जाएगा डी, ऑल दिस आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और भी कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि द पार्लियामेंट्री सिस्टम, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। जो हमारे पास सेक्युलर कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। इंडिविजुअल का जो फ्रीडम है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। तो ये सब चीज़ें हमको दिमाग में रखनी है यार। और जो लिमिटेड पावर है ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? विथ रेफरेंस टू द बेसिक स्ट्रक्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात फिर से किसकी करनी है भाई? बेसिक स्ट्रक्चर की। बेसिक स्ट्रक्चर टॉपिक कर रहे हैं तो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा ना भाई हमसे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द गोलकनाथ केस इन 1967 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स एंड दिस पावर रेस्ट ओनली विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बिल्कुल सही बात है, मैंने बताया था यार एक पीछे वाले क्वेश्चन में, क्रोनोलॉजी वाले में, कि देखो भाई जो अपने पास गोलकनाथ केस था, वहाँ पे बोला था कि फंडामेंटल राइट ज़्यादा बड़े होते हैं आर्टिकल 368 के मुकाबले, तो पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकते। अगर उसको अमेंड करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फिर से बनाना पड़ेगा। In the Keshavan and the Bharti case, the Supreme Court said that the Parliament can amend any part of the Constitution, including the basic structure, constituent. देखो भाई ये सही है कि देखो वो किसी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं, बट एक्सेप्ट द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को अल्टर नहीं कर सकते। वो बोले कि हाँ फंडामेंटल राइट्स को भी आप अमेंड नहीं कर सकते, बट आप फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, बट उस चीज़ों को अमेंड नहीं कर सकते जो कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और खुद ने बोल दिया कि भाई फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं बोला उन्होंने, बट हाँ आप सब चीज़ को अमेंड कर सकते हो, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकते हो, बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, जिसमें आप फेडरलिज्म वाली चीज़ें आ रही है, सेक्युलरिज्म वाली चीज़ें आ रही है, जो कि डेमोक्रेसी को गवर्न कर रही है, उन चीज़ों को आप अमेंड नहीं कर सकते। सो दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा 1 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, दिस इम्प्लाइज। तो आर्टिकल 1 में यही लिखा है, पता है हमको बार बार, है ना। The Indian Federation is the result of the agreement among the states like the American Federation। ये तो साफ साफ गलत है भाई, Indian Federation is not the result of the agreement। ठीक है, so first is incorrect। The state has no right to secede from the federation। इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं उनका कोई भी राइट नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्या अमेरिका के अंदर जो स्टेट्स हैं वो आउट हो सकते हैं? बिल्कुल सकते हैं, बिकॉज इट इज रिजल्ट ऑफ द फेडरेशन, जो आपस में एग्रीमेंट किए हैं। तो जो स्टेट्स को पसंद नहीं आया यूनियन के साथ रहना, वो हट भी सकता है अमेरिका के अंदर, बट इंडिया के अंदर नहीं हट सकता। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज एरियाज एंड द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। ये आर्टिकल 3 की बात कर रहा है यार। A bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। बिल्कुल सही बात है ना। आर्टिकल 3 के अंदर अगर आपको किसी भी चीज़ में चेंज करना है, किसी भी स्टेट के नेम में चेंज करना है, उसके बाउंड्रीज को अल्टर करना है, तो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है भाई। बिल्कुल सही, हमने देखा है। बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज़ टू रिफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड। बिल्कुल सही बात है, उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले उसका व्यू जानना बहुत जरूरी है। स्टेट लेजिस्लेचर में वो भेजता है उसको, बट ये जो व्यू है इनका ये कोई मैंडेटरी नहीं है यार। सही है ये भी। करेक्ट हमसे पूछा गया है, बिकॉज आंध्र प्रदेश जब बना था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश जब अलग हुआ था, तो आंध्र प्रदेश के अंदर भेजा गया था कि देखो भाई हम आपको तोड़ने वाले हैं। तो आंध्र प्रदेश में नहीं मत तोड़ो, लेकिन प्रेसिडेंट के ऊपर है, वो मानू मैं तो नहीं मानूंगा बोला और तोड़ दिया। ठीक है, तो करेक्ट यहाँ पे दोनों है, आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद रेफरेंस टू यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको यूनियन एंड टेरिटरीज की बात करनी है भाई। द टर्म यूनियन ऑफ इंडिया डिनोट्स नॉट ओनली, मैंने बताया था यार टेरिटरी एक बड़ा टर्म है। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर आपको बात की थी। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हमारे पास कौन कौन आते हैं? स्टेट्स आते हैं, इंडियन टेरिटरीज आती हैं, एक्वायर्ड टेरिटरीज आती हैं। टेरिटरी के अंदर टेरिटरी वाली चीज़ें आती हैं। और अगर हमने बात की यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, है ना, यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, तो यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर ओनली स्टेट्स। तो ज़्यादा बड़ा टर्म कौन सा है? टेरिटरी बड़ा टर्म है। तो द टर्म यूनियन ऑफ इंडिया डिनोट नॉट ओनली द स्टेट्स बट ऑल्सो द यूनियन टेरिटरीज एंड टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन फ्यूचर। ना भाई ना, इट इज़ नॉट यूनियन टेरिटरीज, इट इज़ नॉट यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि ये बड़ा टर्म है।
एक बड़ा टर्म क्या है, टेरिटरी ऑफ इंडिया, जिसमें ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो इस तरह से याद रखना कि टेरिटरी ऑफ इंडिया बड़ी चीज़ है जिसके अंदर टेरिटरी वाली चीज़ें आती हैं। द टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया डिनोट्स ओनली द स्टेट ना। टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर हमने देखा कि स्टेट्स तो आते ही आते हैं, उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज भी आते हैं। करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट कोई सा भी नहीं है। 14 का आंसर हो जाएगा डी। 15 है विद रेफरेंस टू आर्टिकल 3, जो कि बात करता है अल्टर करने की किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज को, नेम को, है ना, एरिया को। द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही है, ऐसा लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि देखो भाई, किसी भी स्टेट का जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो हम वो नहीं बता सकते, बिकॉज वो चेंज कर सकता है उसके एरिया को, कम कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है, बाउंड्री को अल्टर कर सकता है, नाम को अल्टर कर सकता है। कैसे? पार्लियामेंट के अंदर बिल इंट्रोड्यूस होगा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से, और प्रेसिडेंट प्रायरली उसको भेजता भी है स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर, बट उसकी जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है, हमने बहुत बार देख लिया, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए। द प्रेसिडेंट is not bound by the view of the state legislature and may either accept or reject them even if the view are received in time। बिल्कुल सही बात है। हमसे इनकैट पूछा है, इनकैट कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो 3 कमिटीज थी भाई, जो कि मैं फिर से लिख देता हूँ। सबसे पहले धर कमिटी थी, उसके बाद JVP, उसके बाद फजल अली। ठीक है, ये जून में बना था भाई, जून 1948। ये बना था दिसंबर 1948, है ना, ये बना था 1954 में। धर कमेटी ने क्या बोला कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की ज़्यादा ध्यान देंगे लैंग्वेज के मुकाबले, है ना। JVP कमेटी ने बोला लैंग्वेज को एक क्राइटेरिया हटा दिया, लैंग्वेज कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। एंड फजल अली में बोला कि देखो भाई लैंग्वेज कैन बी अ क्राइटेरिया बट वन लैंग्वेज वन स्टेट को इसने हटा दिया। ठीक है, तो ये तीनों हैं हमारे पास। SK धर कमेटी रिकमेंडेड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रादर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। बिल्कुल सही बात है। JVP कमेटी एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन, नो इट नॉट एक्सेप्टेड, इट रिजेक्टेड। सो हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा A1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 17 है, द स्टेट ऑफ इंडिया और द स्टेट ऑफ द union can be recognized, sorry, the state of the union can be reorganized and their boundaries altered by। ठीक है, तो देखो भाई जो स्टेट्स हैं उनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनके बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं। हमने बोला आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, उनको बाउंड्रीज को अल्टर कर सकते हैं, उनको रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी के थ्रू, है ना, यूनियन पार्लियामेंट कर सकता है भाई सिंपल मेजोरिटी, है ना, इन एन ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। कोई अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर हमको सीसीड करना है, अपने लैंड को किसी को देना है, तो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है ना। और डिस्प्यूट को भी अल्टर करना है ना, मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट, इसको भी याद रखना, बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमको सीसीड करना है टेरिटरी को, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। 2 चीज़ें हैं, दोनों में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है यार। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अल्टरिंग बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। फिर से वही क्वेश्चन, आर्टिकल 3 में अल्टरिंग बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट की बात की जा रही है सिंपल मेजोरिटी से। अ बिल फॉर अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा। क्या सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं भाई? क्या ये स्टेटमेंट सही है यार? गलत है, इसको किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, एनी हाउस, बट हाँ प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी है, और उसको प्रायरली वो भेजता भी है उसको स्टेट लेजिस्लेचर में कि वो उसका व्यू बताए, बट वो व्यू बाइंडिंग नहीं है, हमने बहुत बार देख लिया। सो दिस इज इनकरेक्ट। प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड बिफोर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन द हाउस। बिल्कुल सही बात है, प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी है भाई। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हमको यूनियन टेरिटरीज की बात करनी है। इंडिया करेंटली हैज़ 8 यूनियन टेरिटरीज आफ्टर द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज पास्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट। देखो भाई अब 28 और 8 हो चुके हैं, जब JNK को हमने क्या कर दिया, JNK को हमने यूनियन टेरिटरीज बना दिया है अब। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है। द यूनियन टेरिटरीज वेर इंट्रोड्यूस इन द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट
पहले 7 यूनियन टेरिटरीज और 29 स्टेट्स थे, बट अब इसमें से एक स्टेट कम हो गया, 28 हो गया, और एक यूनियन टेरिटरी यहाँ पे बढ़ गया है ना। देखो दादर एंड नागर हवेली जो था, दमन एंड दीव, दोनों को जोड़ दिया है ना, तो 29 पहले कितने हुए थे भाई, 9 से 10 हो गए थे, तभी 8 हो गए, ठीक है। 29 और 8 था, इसमें से एक कम हुआ, इसमें भी एक कम हुआ, 7 हो गए, 2 जोड़ दिया, और फिर इसमें 2 बन गए ना, 7 यूनियन टेरिटरीज थे, सॉरी 29 थे और 7 थे, तो एक कम हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो 6 हो गए, और फिर 2 बन गए तो 8 हो गए, इस प्रकार से, ठीक है। 28 और 8 का ध्यान देना, पीछे में 8 है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। द यूनियन टेरिटरीज वेर इंट्रोड्यूस इन द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, बिल्कुल सही बात है। यूनियन टेरिटरीज को हमारे पास 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक्ट ऐड किया गया था। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। 20 है, अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द पार्लियामेंट, ओके, अंडर आर्टिकल 368 द पार्लियामेंट हैज नो पावर टू रिपील फंडामेंटल राइट्स बिकॉज दिस आर, देखो 368 बोलता है कि आप किसी पार्ट को क्या कर सकते हो, अमेंड कर सकते हो, बट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ व्हाट, फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। केशवानंद भारती केस में साफ साफ बोला था, और उससे पहले गोलकनाथ केस में भी बोला गया था कि देखो भाई फंडामेंटल राइट्स आर द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, एक तरह से आप ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, है ना, बियॉन्ड इट इज बियॉन्ड द रीच, इट हैज अ ट्रांससेंडेंटल पोजीशन, ये ऐसा वर्ड लिखा गया था, देखो गोलकनाथ केस में, गोलकनाथ केस में बोला कि फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन आर्टिकल 368, तो आपने बोला कि इसके लिए आपको नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ेगा, हमने इसकी बात की थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ेगा, और ऐसा भी बोला था कि देखो जो फंडामेंटल राइट्स है, इट हैज अ ट्रांससेंडेंटल पोजीशन एंड इट इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द पार्लियामेंट। उसके बाद कंफर्म कर दिया केशवानंद भारती केस में, है ना, केशवानंद भारती केस में कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, आप इसको अमेंड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 21 है, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर सेक्युलरिज्म एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द, और केस है ना, सुप्रीम कोर्ट केस डिक्लेयर, कौन से सुप्रीम कोर्ट केस ने सेक्युलरिज्म को एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कहा था? सेक्युलरिज्म एज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर किसमें कहा था भाई? सुप्रीम कोर्ट ने। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसआर बम्बई केस में सेक्युलरिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कहा था, और फेडरलिज्म को भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कहा था, किसमें? एसआर बम्बई केस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द इंडियन टेरिटरी। इंडियन टेरिटरी के बारे में हमसे कुछ पूछा गया है। इंडियन टेरिटरी कैन बी सेसीडेड टू द फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। देखो हमने बात की थी कि देखो अगर आप किसी स्टेट को सीसीड करना है, इंडियन टेरिटरी को सीसीड करना है, किसी और को देना है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर स्टेट के बाउंड्री को अल्टर, ये तो देखो बाउंड्री एरिया नेम, इसके लिए भी हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज करेक्ट। सीसीड हमने किया था भाई, देखो हमने जो 115 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया था, बांग्लादेश को कुछ दे दिया था हमने। सेटलमेंट ऑफ द बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्री शुड बी डन विद अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करना है तो कोई रिकमेंडेशन की जरूरत है क्या? नो, इट कैन डन बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर यार, ओके, कैन बी डन विद एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। प्रायर रिकमेंडेशन जरूरत नहीं है। प्रायर रिकमेंडेशन जो था वो हमारे पास कहाँ पर जरूरत पड़ता है? जब हमारे पास स्टेट के अंदर जो हमारे पास बाउंड्री एरिया या फिर चीज़ों को अल्टर करते हैं तो। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा A1 ओनली। लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है? कि आप हम किसी और देश को अगर दे रहे हो, आर्टिकल 2 हमारे अंदर स्टेट को तोड़ो फोड़ो कुछ भी करो, बट अगर आर्टिकल 2 बोलता है कि आप किसी बाहर के स्टेट को अगर एडमिट कर रहे हो, है ना, हमारे अंदर, है ना,
या फिर न्यू स्टेट बना रहे हो, मतलब इंडिया अगर ये है, बाहर से कोई इंडिया के स्टेट को हम ले रहे हैं, सपोज करो सिक्किम को लिया हमने, तो वो हमारे पास आर्टिकल 2 के अंदर हुआ। इट ग्रांट द पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। क्या किसको पावर देता है भाई? पार्लियामेंट को, टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। करेक्ट हमसे पूछा गया है, ये तो सही है। इट ग्रांट द पार्लियामेंट द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, बिल्कुल सही बात है। कोई नए स्टेट को बनाना, नए स्टेट को बनाने की ताकत जो देता है, देखो एक स्टेट बना हुआ है, उसके बाउंड्री को बढ़ाना है, घटाना है, नाम चेंज करना है ना, एरिया को बढ़ाना घटाना है, तो ये हमारे पास आर्टिकल 3 के अंदर आता है। बट न्यू स्टेट बनाने की अगर बात आई, न्यू स्टेट अगर बनाने की बात आई, तो ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 2 के अंदर आता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। तो हमने कवर किए भाई बेसिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस एंड यूनियन एंड टेरिटरी से क्वेश्चंस।